जय हिंद क्लास। तो स्वागत है आपके अपना यूट्यूब परिवार अध्ययन सागर बला में। तो आप लोग जैसा कि देख रहे हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग 2 को देखने वाले हैं। जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में देख लिए हैं कि हम लोग जो है सो मॉडल सेट यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को डिस्कशन के साथ फुल डिटेल्स के साथ हम लोग कवर कर लिए हैं। तो आज हम लोग का इस क्लास में इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को देखने वाले हैं और वो भी पूरा डिटेल्स के साथ फुल एनालिसिस के साथ। तो चलिए हम समय को गवाए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं क्योंकि समय काफ़ी मूल्यवान होता है। तो ये रहा हम लोग का आज का प्रश्न हम लोग को स्क्रीन पर चलिए। तो यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न हम लोग को दिख रहे हैं कि कौन सी मृदा रबर और कॉफ़ी की फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा जो होता है वो रबर और कॉफ़ी के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। इस मृदा में मुख्यतः चाय, कहवा, रबर, सिनकोना, काजू, मोटे अनाजों एवं मसालों की कृषि की जाती है लेटेराइट मृदा के लिए। और लेकिन इस कृषि के दृष्टिकोण से कम उपजाऊ की मृदा में रखते हैं। ठीक है, ये कम उपजाऊ की श्रेणी में रखा जाता है। ये कम उपजाऊ होता है कृषि के तुलना में। ठीक है, इसमें जहाँ तक मसालों से संबंधित जितने भी सारे आप लोग को जो वस्तुएं हो जाती हैं उन सभी उपजाए जाते हैं। जैसे कहवा हो गया, रबर हो गया, सिनकोना हो गया, काजू हो गया, मोटे यानी कि ड्राई फ्रूट के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। चाय के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। इस मृदा का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पर उच्च तापमान और भारी वर्षा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ होती है, तो काफ़ी हाई टेम्परेचर होता है। यानी कहने का मतलब है कि उच्च तापमान इसके लिए होना चाहिए, उच्च तापमान होना चाहिए और भारी वर्षा होना चाहिए, भारी वर्षा होना चाहिए। वहाँ पर इसके लिए काफ़ी उपजाऊ होता है। यह मृदा मुख्य रूप से पश्चिमी घाट के पर्वतों में पाया जाता है। अब पश्चिमी घाट क्या होता है, तो देखिए ये है भारत का मैप। तो ये वाला एरिया पश्चिमी घाट कहलाता है और ये वाला एरिया पूर्वी घाट कहलाता है। तो पश्चिमी घाट के पर्वतों के गिरिपात क्षेत्रों में एक लंबी पट्टी के रूप में जैसे केरल उरल हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया, इस दिशा की ओर ये पाई जाती है। ठीक है, चलिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर काली मृदा है। तो काली मृदा को हम लोग अन्य किस किस नाम से जानते हैं, तो इसी को हम लोग जो है वो कछाड़ी मृदा के नाम से जानते हैं। कछाड़ी मृदा भी कहते हैं। इसी को हम लोग जो है सो कह सकते हैं रेगूर मिट्टी के भी नाम से जानते हैं, रेगूर मिट्टी को भी नाम से जानते हैं। दोमट इसी को कहा जाता है, जहाँ तक हम सही हैं तो दोमट। ठीक है, काली मृदा जो होता है ये कपास के लिए अच्छा होता है, कपास के लिए अच्छा होता है। और सबसे ज़्यादा जो इसका मिट्टी का जो क्षेत्र है वो है महाराष्ट्र। कौन सा है, महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आइए, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह इनमें से कौन है। तो भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह जो है वो है नावा शिवा। नावा शिवा जो है यह मुंबई में स्थित है, क्योंकि नावा शिवा भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह एवं आधुनिक बंदरगाह में से एक है, जिसे इसकी स्थापना जो हुआ था 1988 से 1989 में ये बनकर के रेडी हुआ था और देश का 12वां बंदरगाह के रूप में इसे घोषित किया गया था। देश का कैमा नंबर, तो 12वां बंदरगाह के रूप में इसे घोषित किया गया था। और इसका नया नाम जो है, इसका नया नाम तो याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका नया नाम जो किया गया है वो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह इसे घोषित किया गया है। और यंत्र चलित बंदरगाह, इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए बनाया गया था और यह नवी मुंबई में है। याद रखिएगा नवी मुंबई में है। ठीक है, तो जो मुंबई में पहले से बंदरगाह था उस बंदरगाह पर काफ़ी सारे दबाव पड़ रहे थे, काफ़ी सारे भीड़ था उस पर। ठीक है, एक एक जहाज़ को खाली करने में बहुत सारा समय लगता था, 6-7 दिन का समय लग जाता था। तो उस पर ज़्यादा भीड़ देकर के ज़्यादा व्यस्त बंदरगाह को देखते हुए इस नवी मुंबई में इस नवाब सेवा बंदरगाह को चालू किया गया है, जो उत्तर पूर्वी नवी मुंबई में इसे स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर चेन्नई भी ऑप्शन में दिया गया है। तो चेन्नई भारत के सर्वाधिक पुराने बंदरगाह है। यहाँ पर भारत में सबसे पुराना बंदरगाह पूछेगा तो कहाँ है, तो भारत का सबसे पुराना बंदरगाह जो है वो चेन्नई में है।
ठीक है, यह एक कृत्रिम पतन है और इसकी स्थापना जो किया गया था वो 1859 ईस्वी में किया गया था। ये भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तूतीकोरिन आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, तूतीकोरिन, तो यहाँ पर तूतीकोरिन दिख रहा होगा। तूतीकोरिन जो है भारत के दक्षिणी पूर्वी छोर पर तमिलनाडु में स्थित है। तो ये कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में स्थित हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य में स्थित हो जाएगा। और जिसका नाम बदल करके चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया है। इसका नाम बदल करके क्या किया गया है? तो चिदम्बरनार ट्रस्ट पोर्ट किया गया है। तो तूतीकोरिन का नाम क्या कर दिया गया? चिदम्बरनार ट्रस्ट पोर्ट किया गया है। चेन्नई, इसका नाम बदल करके इसका क्या किया गया है? तो चेन्नई वाला का जो नाम बदल करके है इसे अब जवाहरलाल नेहरू किया गया। नहवा शिवा का नाम बदल करके जवाहरलाल नेहरू किया गया है। लेकिन हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नेलांग घाटी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी। अब उत्तराखंड, तो उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं। उत्तराखंड की 2 राजधानियां, पहला कौन सा है? तो पहला है गैरसेन हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा देहरादून हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड, तो उत्तराखंड का जो स्थापना हुआ था, यानी कि ये अलग हुआ है, ये किससे अलग होकर के? तो ये यूपी से अलग होकर के उत्तराखंड बना है। यूपी से अलग होकर के उत्तराखंड। इस समय इसका पुराना नाम जो था, उस समय इसका पुराना नाम क्या था? तो उत्तरांचल था। क्या नाम था? उत्तरांचल था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना हुआ था 9 नवंबर 2000 ईस्वी को इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला नंबर सवाल है 4 नंबर कि पंचनद की एकमात्र ऐसी नदी जिसका प्रवाह केवल भारत में है वह कौन सी नदी है? तो वो हो जाएगा ब्यास नदी। कौन सी नदी? ब्यास नदी, जिसका प्रवाह सिर्फ भारत में ही है। और यहाँ पर जो है यह पंचनद की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका प्रवाह केवल भारत में है और यह रोहतांग दर्रा के पास ब्यास कुंड से मिलती है। कहाँ पर है? ये रोहतांग दर्रा के पास में स्थित है और इस पर जो है वो ब्यास कुंड बनाया गया है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आइए अगला नंबर सवाल को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म जो सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है, ये सही है। गोकक जलप्रपात घाट प्रवाह नदी पर है, ये भी सही है। ठीक है, दुग्ध धारा जलप्रपात ये मांडवी नदी पर नहीं है। ठीक है, दुग्ध धारा जलप्रपात जो है वो मांडवी नदी पर नहीं है बल्कि नर्मदा नदी पर है। कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी पर हो जाएगा। और कुंची कल जलप्रपात ये बराहवी नदी पर है, ये सही है। यानी हमारा राइट आंसर होगा कि इनमें से जो है कौन सही नहीं है? तो दुग्ध धारा जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर है, मांडवी नदी पर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, बृहद हिमालय की प्रमुख चोटियों का ऊंचाई के अनुसार सही क्रम में सजाना है कि बृहद हिमालय की प्रमुख चोटी कौन कौन सा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं बृहद हिमालय की प्रमुख चोटी कौन कौन सा है। तो सबसे पहला हो जाएगा आपको मकालू। कौन सा हो जाएगा? मकालू हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है दूसरा स्थान में धौलागिरी हो जाता है। तीसरा स्थान में कौन सा हो जाएगा? तो नंगा पर्वत आ जाएगा। और चौथा में हो जाएगा आपको अन्नपूर्णा हो जाएगा। तो ऐसे भी आप लोग छांट सकते हैं। तो पहले देखिए किस ऑप्शन में मकालू है, तो मकालू ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक, उसके बाद धौलाधर है कि तो धौलागिरी भी है। ठीक, उसके बाद तीसरा में नंगा है तो नंगा इसमें भी है। और चौथा में हो जाएगा अन्नपूर्णा, तो अन्नपूर्णा भी है। अब इसकी ऊंचाई देख लेते हैं कि मकालू की ऊंचाई कितनी है। तो मकालू की ऊंचाई 8481 मीटर है। धौलागिरी की ऊंचाई कितनी है? तो 8172 मीटर है। और नंगा पर्वत की ऊंचाई देख ले, तो नंगा पर्वत की ऊंचाई 8126 मीटर है। और अन्नपूर्णा की ऊंचाई जो हो जाएगा 8078 मीटर हो जाएगा। ये ऊंचाई के क्रम में, और ये सभी के सभी जो है ये बृहद हिमालय का प्रमुख चोटी है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनमें से विचार करना है कि कौन सा जो कथन इनमें से सही हो जाएगा। ठीक है, आइए तो हम लोग देखते हैं कि भारत में अधिकांश कोयला गोंडवाना क्रम के शैलों से प्राप्त होता है। ये बिल्कुल सही है।
गोंडवाना युगीन कोयला मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का होता है, ये भी सही है। यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि बिटुमिनस कोयला में सल्फर की प्रचुर मात्रा होती है, नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जिस कोयला में सल्फर की मात्रा जितना अधिक होगा वो कह सकते हैं कि धुआं देने वाला ज़्यादा होगा, वो उपयोगी ज़्यादातर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। और बिटुमिनस कोयला में सल्फर की मात्रा बहुत कम होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस बिटुमिनस कोयला को जो है हम लोग बिटुमिनस कोयला को हम लोग धातु शोधन कोयला के नाम से जानते हैं, धातु शोधन कोयला के नाम से जानते हैं, धातु शोधन कोयला के नाम से जानते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि धातु कोयला शोधन किस कोयला का अन्य नाम है, तो ये हो जाएगा बिटुमिनस। और बिटुमिनस जो है ये भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कोयला है। तो कोयला का तो ऐसे 4 प्रकार होते हैं। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि कोयला कितने प्रकार के होते हैं, तो कोयला 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4। पहला जो कोयला होता है जिसे हम लोग एंथ्रासाइट बोलते हैं, एंथ्रासाइट बोलते हैं। ठीक है, दूसरा कोयला होता है बिटुमिनस, और यही बिटुमिनस कोयला जो होता है हमारे भारतों में पाया जाता है। तीसरा कोयला कौन सा होता है? तो तीसरा होता है लिग्नाइट, तीसरा लिग्नाइट कोयला होता है। और चौथा जो होता है पीट होता है। पीट को हम लोग घटिया कोयला के नाम से जानते हैं, पीट कोयला को घटिया कोयला के नाम से जानते हैं, घटिया कोयला के नाम से जानते हैं। और लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सर्वोत्तम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट है, भारत में पाया जाने वाला कोयला बिटुमिनस है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। कहता है निम्नलिखित में से किस लौह इस्पात कारखाना की अवस्थिति कोयला क्षेत्र के समीप है? इनमें से कौन सा ऐसा लौह इस्पात कारखाना है जो कोयला खदान के पास है, कोयला खदान के समीप है? तो वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल का दुर्गापुर को जो इस्पात कारखाना है यह कोयला के अवस्थित में है। और यह कौन सा कोयला है? तो यह जो है दुर्गापुर लौह इस्पात कारखाना की अवस्थिति कोयला क्षेत्र के समीप है। इसे कोयला रानीगंज झाड़िया बराकर की खान से, लौह अयस्क गुहा खान और सिंहभूम झारखंड से, जल विद्युत दामोदर नदी घाटी पटना से प्राप्त होती है। ठीक है, तो इनके जो स्थिति है बहुत सारा है, जैसे कि रानीगंज हो गया, ठीक है, रानीगंज हो गया, ठीक है, रानीगंज झरिया बराकर की खान से, ये सभी से कोयला यहाँ से इनको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना जो कब किया गया था? दुर्गापुर जो लौह इस्पात का, तो इसकी स्थापना और किस देश के सहयोग से हुआ है ये भी देखेंगे। तो 1959 में इसकी स्थापना किया गया था, 1959 में। और ये पश्चिम बंगाल में है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल में हो जाएगा, वेस्ट बंगाल में हो जाएगा। और वर्धमान जिले में स्थित है, ये भी याद रखिएगा कि कौन सा जिला में ये स्थित है। तो पश्चिम बंगाल का ये वर्धमान जिला में है, वर्धमान जिला में स्थित हो जाएगा। और ब्रिटेन के सहयोग से इसे खोला गया था, किसे? ब्रिटेन के सहयोग से खोला गया था। ठीक है, चलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा दुर्गापुर, ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक घनत्व किस राज्य का हो जाएगा? तो सबसे ज़्यादा बिहार में, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो बिहार में है, लेकिन बिहार तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। तो इसकी दृष्टिकोण से हम देखें तो पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम सभी को देखेंगे, बिहार सही देखेंगे कि किस में कितना जनसंख्या है। ठीक है, तो आइए हम लोग जनसंख्या घनत्व के मामले में भारत के राज्य को देख लेते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व। तो सबसे पहला राज्य हो जाएगा अपना बिहार। कौन सा हो जाएगा? अपना बिहार। लेकिन कितना है? ये 1 किलोमीटर में 1106 व्यक्ति रहते हैं। कितना में? तो ये 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में। ठीक है, दूसरा स्थान कौन आता है? ये पश्चिम बंगाल आता है, दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल। यहाँ पर कितना है? तो भाई 1028 है, वो भी 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में। ठीक है, तीसरा स्थान पर कौन आता है? यह है केरल। तीसरा स्थान पर कौन आता है? केरल। केरल में कितना है? तो केरल में 860 है, 860 हो जाएगा। और चौथा स्थान पर कौन आता है जनसंख्या घनत्व में? तो यूपी। यूपी में कितना है? तो 829 है, 829। और पाँचवा स्थान पर हो जाएगा हरियाणा, यानी HR लिख देते हैं, हरियाणा। और यहाँ पर
73 है। तो ये 5 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर 1 किलोमीटर के दायरे में इतना व्यक्ति रह रहा है, एकदम कह सकते हैं कि कोचा कोचा करके। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बिहार में है, उसके बाद दूसरा स्थान वेस्ट बंगाल का आता है। तो बिहार इसमें ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग का हो जाएगा, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि सौरमंडल में सर्वाधिक पलायन वेग वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बृहस्पति इज द राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बृहस्पति का जो पलायन वेग है वो सबसे ज़्यादा है। क्या है? पलायन वेग इसका सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसे बृहस्पति ग्रह को पार करना है, क्योंकि पृथ्वी को अगर पार करना है तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से आपको भागना पड़ेगा। अगर 11.2 किलोमीटर की प्रति सेकेंड यानी 1 सेकेंड में आप 11.2 किलोमीटर दूरी तय करते हैं तो आप पृथ्वी के बाहर जा सकते हैं। लेकिन बृहस्पति को अगर बाहर जाना है तो आपको 1 सेकेंड में आपको 59.6 किलोमीटर आपको दूरी तय करना पड़ेगा, तभी आप बृहस्पति को पार कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो पलायन करना है, सबसे ज़्यादा जो अगर आपको स्पीड चाहिए, गति चाहिए इसको बृहस्पति को छोड़ने के लिए, तो आपको 59.6 किलो यानी कह सकते हैं कि 60 किलोमीटर 1 सेकेंड में आपको तय करना पड़ेगा। लेकिन पृथ्वी में तो ये बस सिर्फ 11 किलोमीटर अगर आप तय कर लेते हैं 1 सेकेंड में तो आप पृथ्वी को छोड़ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन यहाँ से और आते हैं आप लोगों को कि सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह कौन सा है। तो यही है सबसे बड़ा ग्रह। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि सौरमंडल का सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे भारी ग्रह कौन सा है, तब पर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा उपग्रह इसी का है। सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह का है? तो सबसे ज़्यादा उपग्रह इसी ग्रह का है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। और सूर्य से दूरी के क्रम में ये 5वें स्थान पर आता है। सूर्य से दूरी के क्रम में यह 5वें स्थान पर आता है। इससे पहले आप लोग को बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल चौथा और ये 5वां स्थान बृहस्पति का आता है। ठीक है, और यह लगभग 12 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सूर्य की परिक्रमा कितना करता है, तो सूर्य की परिक्रमा तो सूर्य की परिक्रमा जो करता है वो 12 वर्ष लगा देता है। यानी कि सूर्य के एक चक्कर काटने में यह 12 वर्ष समय लगाता है। लेकिन ये अपना चक्कर, खुद का चक्कर जो है, यह अपना चक्कर जो है वो सिर्फ 9 घंटा 56 मिनट में लगा देता है। 9 घंटा 56 मिनट में लगा देता है, यानी पृथ्वी से भी फास्ट, क्योंकि पृथ्वी तो 24 घंटा में अपना चक्कर लगाता है। ठीक है, 24 घंटा में चक्कर लगाता है। सूर्य का 365 दिन लगा देता है, लेकिन ये पृथ्वी से भी काफ़ी फास्ट चक्कर लगाता है और सबसे बड़ा ग्रह भी है। ठीक है, बृहस्पति के बड़े आकार के कारण इसे तारा सदृश भी कहा जाता है। इतना बड़ा होने के कारण इसे तारा सदृश कहा जाता है। तारा सदृश कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखना है। ठीक है, और इसे मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। इसे मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखना है। ठीक है, और पृथ्वी का पलायन वेग तो हम आपको बता ही दिए हैं 11.2 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। सबसे गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी भोर का तारा कौन सा हो जाएगा? तो भोर का तारा। ठीक है, उसके बाद शाम का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी का भगनी, पृथ्वी का बहन, ये सभी जो है शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। और सबसे गर्म, सबसे चमकीला, ये सभी के सभी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं, इनमें से कौन सा जोड़ा जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ कहता है सामुन जो है अरब क्षेत्र में होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, सांता आना कैलिफोर्निया में है स्थानीय पवन। सांता आना पवन कहाँ बते? कैलिफोर्निया में। हबूब कहाँ बते? सूडान में। बोड़ा कहाँ बते? इटली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामुन, क्योंकि सामुन गर्म प्रकृति का स्थानीय पवन है और जो ईरान में प्रवाहित होती है। कहाँ पर? तो इसका स्थान जो है ये ईरान में बहती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है यह सही नहीं है। चलिए आइए अगला नंबर सवाल है 12 कहता है निम्नलिखित देशों में से किससे होकर मकर वृत्त गुजरती है। तो मकर जो गुजरती है वो किस किस से होकर के गुजरती है? चिली से होकर के गुजरती है।
ठीक है, चिली से होकर के गुजरती है, मोजाम्बिक से होकर के गुजरती है और जो है नामीबिया से होकर के गुजरती है। तो हमारा राइट आंसर होगा 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि मकर रेखा, मकर जो रेखा है यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा मकर रेखा। ठीक है, तो मकर रेखा कितने जो है वो देशों से होकर के गुजरती है। तो मकर रेखा जो है सबसे पहले देखें हम लोग, तो मकर रेखा 10 देशों से होकर के गुजरती है, 10 देशों से होकर के गुजरती है। कै गो महाद्वीप से, तो 3 महाद्वीपों से होकर के गुजरती है। मकर रेखा 3 महाद्वीपों से होकर के गुजरती है। ठीक है, चलिए तो ये हम लोग को देख लिए 3 महाद्वीप भाई कौन कौन सा है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 3 महाद्वीप कौन कौन सा है, तो हम वो 3 महाद्वीपों को देख लेते हैं। दक्षिण अमेरिका हो गया, दक्षिण अमेरिका हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। दूसरा में कौन सा हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा, क्योंकि मकर रेखा तो नीचे है तो अफ्रीका हो जाएगा। और एक हो जाएगा ओशिनिया, ओशिनिया को हम लोग ऑस्ट्रेलिया के नाम से जानते हैं, ओशिनिया, ओशिनिया, ओशिनिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 महाद्वीप से गुजरती है। 10 देशों को अगर हम लोग जिक्र करें कि वो 10 देश कौन कौन सा है, तो आइए हम देख लेते हैं। जैसे दक्षिण अमेरिका का देश देख लेते हैं, महाद्वीप बाई महाद्वीप देख लेते हैं। दक्षिण अमेरिका के वो कौन कौन सा, मैप आप लोग सामने रखिएगा तो बेहतर होगा। ठीक है, तो इसमें चिली अर्जेंटीना आ जाएगा। ठीक है, कौन कौन आ जाएगा, तो चिली आ जाएगा, अर्जेंटीना आ जाएगा, अर्जेंटीना आ जाएगा। ठीक है, अर्जेंटीना आ जाएगा, पराग्वे आ जाएगा, ब्राज़ील आ जाएगा, पराग्वे ब्राज़ील, पराग्वे ब्राज़ील हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 4 गो देश हो गया किससे, ये दक्षिण अफ्रीका से। उसके बाद दूसरा स्थान पर कौन आता है, तो दूसरा, ये पहला महाद्वीप था, दूसरा महाद्वीप कौन सा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप, जिसे हम लोग अंध महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, और गरीबों वाला महाद्वीप, तो इसमें हो गया नामीबिया, नामीबिया हो जाएगा, नामीबिया आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा देश हो जाएगा बोत्सवाना, बोत्सवाना, बोत्सवाना हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। मोजाम्बिक हो जाएगा, मोजाम्बिक आ जाएगा। ठीक है, मोजाम्बिक हो गया, मेडागास्कर हो गया, मेडागास्कर हो जाएगा, मेडागास्कर हो जाएगा। ये हो जाएगा इतना। और अंतिम में बचा ओशिनिया, तो ओशिनिया महाद्वीप से कौन देश गुजरता है, तो ओशिनिया में एक ऑस्ट्रेलिया आता है, ओशिनिया, ओशिनिया महाद्वीप में आ जाता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। तो ये इतने देश गुजरते हैं। ठीक है, चलिए तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 356 में है, या राष्ट्रीय शासन अनुच्छेद 352 में है, या वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में, यानी इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो हम लोग देखेंगे कि यह राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 352 में है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है 14 नंबर कि राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्य की आवश्यकता होती है, तो कम से कम 25 सदस्य की आवश्यकता होनी चाहिए, तभी जाकर के राज्यसभा में कोई भी कार्य स्टार्ट होगा। अन्यथा 24 भी सदस्य अगर शामिल है राज्यसभा में तो कोई भी कार्य शामिल नहीं होगा। जैसा कि कहने का मतलब है कि अगर मान कर चलिए पंचायती आप गांव घर में हम लोग का होता है, देखिएगा तो होता है ना कि सभी पंच लोग आ जाते हैं तो पंचायती का कार्यक्रम शुरू किया जाता है। या मान कर चलिए पूजा करते हैं तो पंडित जी आते हैं, भले सब लोग आ गए लेकिन पंडित जी नहीं आएंगे तो पूजा होगा, नहीं होगा। ठीक उसी तरीके से राज्यसभा में कोई भी कार्य शुरू होना है तो कम से कम आपको 25 सदस्य उसमें शामिल होना है, तभी जाकर के राज्यसभा का कोई भी कार्य स्टार्ट होगा, अन्यथा नहीं होगा। उसको अगर 24 जुट गए 25 नहीं हो रहे हैं तो इसके लिए क्या करेंगे, राष्ट्रपति उसको खैर उसको वेट करेंगे या अन्यथा जो है उसको बुलावा करेंगे। ठीक है, उसके लिए जैसो या कह सकते हैं कि कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे पहला चैम्बर या चर्चित सभा के नाम से जाना जाता है, तो पहला चैम्बर या चर्चित सभा के रूप में लोकसभा को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्ति किया जाता है, तो भारत के मुख्य चुनाव की नियुक्ति जो है वो मुख्य न्यायाधीश करते हैं, लोकसभा के द्वारा करते हैं, राष्ट्रपति, या इनमें से क्या होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है, राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करते हैं। वर्तमान में बताना है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ये आप लोग को कमेंट्स में बताना है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। और जल्द ही आप लोग को करंट अफेयर्स का भी क्लास आने वाला है। अगला क्वेश्चन कहता है निंदा प्रस्ताव, जिसे कहते हैं सेंस्योर मोशन का लाया जा सकता है, तो निंदा प्रस्ताव किसके लिए लाया जाता है, तो निंदा प्रस्ताव जो है वो केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है, किसमें, सॉरी केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा का विघटन करने की शक्ति राज्यपाल को दिया गया है। तो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह जिक्र है, कौन से अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को यह पावर दिया गया है कि विधानसभा को विघटन कर सकते हैं। तो वो संविधान 174(2) का प्रयोग करेंगे, 174(2) का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चलिए 19 नंबर सवाल हम लोग को स्क्रीन पर है। 19 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में से लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो लोकसभा का जो पद की शपथ दिलाते हैं, क्या उसका शपथ ग्रहण होता है या नहीं होता है। तो लोकसभा के शपथ इनमें से नहीं होते हैं। ये भी याद रखना है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनका शपथ ग्रहण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 नंबर सवाल कहता है कि प्रारूप समिति के द्वारा कुल 141 बैठक कितने माह के अंदर बुलाई गई थी और कितने माह के अंदर की गई थी। तो ये प्रारूप समिति के जो बैठक है वो 6 माह के अंदर जो है वो बैठक बुलाई जाती है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हम लोग का सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मूल अधिकारों का प्रारूप किसने तैयार किया था। तो मूल अधिकार को प्रारूप को तैयार करने वाले वो कौन थे। तो जवाहरलाल नेहरू, हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने ही योजना आयोग को लाया था, इन्होंने ही योजना आयोग को लाने वाले थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 22 नंबर कहता है निम्न में से कौन सी युक्ति सूचना संकेत को समतुल्य विद्युतीय संकेत में परिवर्तित करता है। तो सूचना आयोग को जो विद्युतीकरण संकेत में परिवर्तित करता है वो है ट्रांसड्यूसर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ़ारेनहाइट। कहता है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट बता रहा है, इसका मान सेल्सियस में कितना होगा। तो इसका मान अगर हम लोग सेल्सियस में देखें, तो 93.3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा तो सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यानी 200 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 93.3 डिग्री सेल्सियस इसका मान होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मंदिर में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं। तो एक मंदिर है, इसमें 100 वाट वाला जो है वो 20 बल्ब, कितना बल्ब तो 5 बल्ब, इसमें 5 वाट बल्ब जो है वो 20 घंटे जलाए जाते हैं। कितने 20 आवर जलाए जाते हैं। बताना है कि संपूर्ण विद्युत कितना खर्च होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई तो 10 यूनिट। कितना हो जाएगा 10 यूनिट। किधर है भाई तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। अब इसको कैसे निकाल सकते हैं तो सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर 5 गो बल्ब है और 100 वाट का है तो 500 ये हो गया, 500 ये हो जाएगा। ठीक है, तो 500 जो 100 वाट का है और 5 बल्ब इसमें जलाए जा रहे हैं और 5 बल्ब जलाए जा रहे हैं तो 500, तो ऐसे हो जाएगा 100 वाट का तो 500 वाट तो ये हो गया और 20 घंटे जलाए जाते हैं, 20 घंटे जलाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि 100 वाट का है, कै घंटा जलाएगा भाई 20 गो। और हम जानते हैं कि 1000, यहाँ पर 1000 से भाग करना पड़ेगा कि 1000 वाट बराबर 1 यूनिट। तो यहाँ पर 100 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, या 0 से 0 काट सकते हैं, E0 से E0 कैंसिल, E0 से E0 कैंसिल, तो बचेगा यहाँ पर 10 और 10 गुना कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 10 से भाग करेगा तो यहाँ जा पर जाएगा 10 दूनी 20 हो जाएगा। तो यानी कह सकते हैं यहाँ पर कि 10 यूनिट। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर कहता है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो मैं देखते हैं कि आमीटर विद्युत धारा से संबंधित है, ये है। एनीमोमीटर वायु की चाल से है, ये है। पायरोमीटर उच्च ताप से है, ये। लेकिन टैकोमीटर तापांतर का नहीं है, क्योंकि टैकोमीटर से हम किसका इस्तेमाल करते हैं तो मशीन या सॉफ्ट की घूर्णन गति मापते हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुमेलित नहीं है। अगला कहता है पसीने का मुख्य उपयोग क्या है। तो पसीने का मुख्य उपयोग क्या है, पसीना हमें का कारण क्या है। तो पसीने का मुख्य उपयोग शरीर का ताप को कंट्रोल करना है, यानी शरीर के ताप को नियंत्रित करना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पसीने में पानी और कुछ लवण भी होते हैं, ये भी आप लोग याद रखेगा। और जब भी शरीर का तापमान बढ़ता है तो हाइपोथैलेमस पसीने से बढ़ने वाली त्वचा की ग्रंथियों को संकेत भेजने के लिए जिम्मेदार होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है।
नेक्स्ट है हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स जो होता है उसका रंग कैसा होता है, तो नारंगी यानी ऑरेंज कलर का होता है। कहीं भी अगर मान कर चले हवाई जहाज क्रैश होता है या दुर्घटनाग्रस्त होता है, ठीक है, तो ये ब्लैक बॉक्स में जो होता है क्या होता है, तो जो पायलट होते हैं, जो भी पायलट होते हैं, वो पायलट का जो उसमें होता है कि आवाज़ यानी वॉइस रिकॉर्ड होते हैं कि अंदर क्या हलचल या उथल पुथल मचल रहा था, पायलट आपस में क्या बात कर रहे थे, वो उसके इसको चेक करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या प्रॉब्लम थी, किस प्रॉब्लम के कारण जो है ये हवाई जहाज में दुर्घटना ऐसा हुआ था। तो इसीलिए ब्लैक बॉक्स को खोजा जाता है जिसका रंग नारंगी कलर का होता है। आइए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनमें से जो है वो सत्य है, ध्यान देना है, इनमें से सत्य पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है और कितना होता है आप लोग कमेंट्स में बताइए तो जल्दी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो चलिए प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है और कहाँ कहाँ पर होता है, तो देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। वहीं पर हम लोग देखें कि कांच यानी शीशा में, तो कांच में देखें तो प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और वहीं पर हम लोग देखें जल यानी पानी में, तो प्रकाश जो गति करती है वो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से गति करती है, यानी सबसे ज़्यादा प्रकाश जो है निर्वात में चलती है। निर्वात होता क्या है, तो निर्वात में ना वहाँ पर हवा होता है ना धुलकन होता है, मतलब वहाँ पर किसी भी तरीके से शोरगुल रुकावट नहीं होती है प्रकाश को रोकने के लिए, इसीलिए वो सबसे तेज निर्वात में चलती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि वैसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें गैस सीधे ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है। तो गैस जो है वो सीधे ठोस के रूप में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, डिपोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। ऑप्शन नंबर जो जाएगा ये इसका सही उत्तर है। आइए 30 नंबर सवाल का आता है विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी क्रिया होती है। तो विद्युत घटन में कैथोड पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। किसकी, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि विद्युत अपघटन में कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है। और अपचयन में क्या होता है, तो इसमें हाइड्रोजन का योग होता है। इसमें क्या होता है, और यह एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का यहाँ पर योग होता है। हाइड्रोजन का इसमें योग होता है और ऑक्सीजन का यहाँ पर जो होता है वो वियोग होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का जुटना, ऑक्सीजन का टूटना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ये इसका सही उत्तर है। चलिए 31 नंबर सवाल हम लोग को स्क्रीन पर है कि न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में तत्वों को किस क्रम में सजाया जा रहा था। तो परमाणु के बढ़ते भार के अनुसार से, परमाणु के बढ़ते भार के क्रम में सजाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। लेकिन ये जो मेंडलीव वाला आया उसमें परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया था, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पर। तो ये हो जाएगा मेंडलीव वाला, तो ये हो जाएगा, ये मेंडलीव वाला हो जाएगा, मेंडलीव वाला, ठीक है। कि मेंडलीव जो है वो परमाणु के बढ़ते क्रम संख्या के आधार पर सजाया, जबकि परमाणु भार के आधार पर न्यूलैंड्स ने सजाया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समजातीय श्रेणी के लिए निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो जोड़ा जो है वो बिल्कुल यहाँ पर सही पूछा है। तो इसका राइट आंसर होगा CH3OH और C2H5OH। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम परमाणु के सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको निकाल सकते हैं 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1 यानी 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर होगा। 2 होगा, 8 होगा, 1 होगा, क्योंकि 8 है 10, 10 है 11, क्योंकि सोडियम पूछा है ना, तो सोडियम की संकेत होता है Na और परमाणु संख्या होता है 11। तो 8 है 10 है 11, अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 1 होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है। तो कार्बन का अपरूप हीरा है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है, लेकिन मीथेन नहीं है। मीथेन का जो गैस है और CH4 इसका सूत्र होता है और यह दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है, दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। धान के खेतों में गाय भैंस जुगाली करता है, वहाँ पर यह पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला नंबर सवाल है यहाँ पर, कहता है कि कौन सा पदार्थ जलने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं करता, यानी कि लहकता नहीं है। तो मोम लहकबे करता है, पेट्रोल लहकता है, डीजल लहकता है, लेकिन कोयला सिर्फ ताप उत्पन्न करता है, या कह सकते हैं कि यह उष्मा उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर डी। और कोयला का प्रकार तो अभी बता ही दिए हैं क्लास के शुरू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में बदलने का काम करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए, और वसा को पचाने का काम कौन करता है? तो वसा को पचाने का काम करता है लाइपेस एंजाइम, लाइपेस एंजाइम करता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए अगला नंबर सवाल है 37, कहते हैं एओर्टिक वाल्व निम्नलिखित में से क्या है? तो एओर्टिक जो बाल होते हैं वो क्या होते हैं? तो वायुनिलय तथा महाधमनी के बीच होता है, वायुनिलय और महाधमनी के बीच होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि माहवारी चक्र में पुट्टिका प्रवस्था कितने दिन की होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12 से 20 दिन। 12 से 20 दिन जो होता है वो माहवारी चक्र में पुट्टिका प्रवस्था होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन कहता है कि यहाँ हिप्टोलॉजी किससे संबंधित है? तो हिप्टोलॉजी हम लोग का यकृत की अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर सवाल कहता है कि एक वास्तविक फल निम्नलिखित में से किससे निर्दिष्ट होता है? तो एक वास्तविक जो फल होता है वो किससे संबंधित होता है? ये संबंधित होता है कि जब पुष्प केवल अंडाशय फल में विकसित होता है तो फूल का अंडाशय भाग किस में बदल जाता है? फूल में। और बीज किस में बदल जाता है? तो ये बीजांड में बदल जाता है, बीजांड में बदल जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 41 नंबर सवाल कहता है नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भागों के युग्म में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अदरक को प्रकंद खाते हैं, नारियल को भ्रूणकोश खाते हैं, प्याज को मांसल पूर्ण खाते हैं, लेकिन आलू को मूल नहीं खाते हैं। ठीक है, आलू को हम लोग क्या खाते हैं? तो एक बार कमेंट्स में बताइए। तो आलू को हम लोग कंद खाते हैं। क्या खाते हैं? कंद खाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा कि यह सुमेलित नहीं है। आलू को हम लोग कंद खाते हैं, मूल नहीं कंद। ठीक है, या तना खाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना का शुरुआत कब से किया गया था? तो 2012 से लेकर के 12वीं था तो 2012 से 17 साल तक चला था। और कहता है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य था कि तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास करना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना आप लोग को कमेंट्स में बताना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक स्टार्ट किया गया था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से शुरुआत किया गया था? हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए 43 नंबर सवाल कहता है कि अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब से किया गया था? तो इसकी शुरुआत किया गया था 2000 ईस्वी से। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अंत्योदय। और अंत्योदय योजना क्या था? तो अंत्योदय योजना 2000 में शुरू किया गया था। अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आने वाले निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों में से 1 करोड़ लोगों को इसमें पहचान किया गया था। जो गरीबी रेखा से नीचे गुजारा करते हैं उनको यह देने का कार्यक्रम शुरू किया गया था। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विस्तार होता है वैसे वैसे जीडीपी की तृतीयक क्षेत्र का अंश क्या होता है? तो बढ़ता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा जो है वो कब किया गया था? तो इसकी घोषणा किया गया था 1948 में। 1948 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है और यहाँ पर 1948 हो जाएगा। 1950 जो है 1950 तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हुआ था? तो हमारा संविधान जो है वो लागू हुआ था। हमारा संविधान क्या हुआ था? तो संविधान जो है वो लागू हुआ था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। हमारा संविधान लागू हुआ 1949 को 24 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ था। संविधान बन करके क्या हुआ था? तैयार हुआ था। और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसलिए 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को, इसीलिए इस दिन हम लोग स्वतंत्र दिवस मनाते हैं। स्वतंत्र दिवस मनाते हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला 46 नंबर क्वेश्चन कहता है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक आवश्यक है? तो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए इनमें से कौन सा? तो देखिए भाई, कोई भी वस्तु को या सेवा को उत्पादन करना चाहते हैं, प्रोडक्ट्स करना चाहते हैं तो भूमि आपको चाहिए, फिर आपको पास लेबर चाहिए और उसके पास कुछ पूंजी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी के सभी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। कहता है कि भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब किया गया था? भारतीय आयात निर्यात की स्थापना, तो भारतीय आयात बैंक की स्थापना किया गया था 1982 1982 में। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 48। भारत की प्रथम महिला लोकसभा के महासचिव कौन है? तो भारत के प्रथम महिला लोकसभा के सचिव जो हो जाएंगे वो स्नेहलता श्रीवास्तव, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये एक पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी और सिविल सेवक भी हैं और 1 दिसंबर 1917 को 1 दिसंबर 2017 को जो है 1 दिसंबर 2017 से लेकर के नवंबर 2020 तक इन्होंने लोकसभा की 16वीं महासचिव थी। कौन सी क्रम की? ये 16वीं महासचिव थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा, महासचिव। तो क्वेश्चन पूछेगा सचिव थी। ठीक है, तो ये स्नेहलता श्रीवास्तव जो थे 1 दिसंबर 2017 से नवंबर 2020 तक इन्होंने 16वीं महासचिव के रूप में भारत के रूप में काम किया और 29 नवंबर 2017 को लोकसभा की पहली महिला महासचिव नियुक्त हुई थी, ये भी याद रखना है। इनकी नियुक्ति कब हुआ था? इनकी नियुक्ति होता है 29 नवंबर 2017 को। उनकी नियुक्ति 2017 को होता है। ऑप्शन में यहाँ पर दिख रहा होगा मीरा कुमार। तो भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष के रूप में 3 जून 2009 में निर्विरोध चुनी गई थी। ठीक है, और इन्होंने 2017 के राष्ट्रपति जब चुनाव हुआ था, 2017 में जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ था, तो 2017 में रामनाथ कोविंद भी चुनाव लड़ रहे थे और इनको विरोध में जो है मीरा कुमार भी चुनाव लड़ रहे, लेकिन इन्होंने उस विरोध में 34% मतों से ये पराजित हो गई, यानी कि 34% वोटों से यह हार गई थी। ठीक है, और वायलेट अल्वा भी आप लोग को ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा होगा। तो वायलेट अल्वा जो है हमारे भारत के प्रथम महिला राज्यसभा के उपसभापति थे, उपसभापति थी, ये भी आप लोग को याद रखना है। तो भारत की प्रथम महिला उपसभापति कौन थी? वायलेट अल्वा थी। और वे भारत उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने वाली पहली महिला वकील भी थी और राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला भी वायलेट अल्वा बन चुकी है। राजकुमारी अमृत कौर भी आप लोग को ऑप्शन में दिख रहा होगा। तो वे भारत की राजनेता तथा स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर बन चुकी है, ये भी आप लोग को याद रखना है। अब की भारत रत्न से सम्मानित भारत की प्रथम महिला कौन है? श्रीमती इंदिरा गांधी, जो हमारे भारत की प्रथम प्रधानमंत्री थी। और भारत की आदिवासी राष्ट्रपति कौन प्रथम है? तो ये द्रौपदी मुर्मू है। क्रम में आप लोग को बताना है कि भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, द्रौपदी मुर्मू जी का क्रम कौन सा है? और चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है? राज्यसभा की महासचिव मुख्य चुनाव आयुक्त प्रथम भारत के कौन थे? तो BS रामादेवी थे। ठीक है, हमारा राइट आंसर होगा स्नेहलता श्रीवास्तव। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 48 नंबर सवालों का राइट आंसर भी था। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग का कि प्रत्येक वर्ष मेघालय का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो मेघालय जो है वो प्रत्येक वर्ष अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? 21 जनवरी को। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। मेघालय से संबंधित, तो आइए मेघालय से संबंधित हम कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं कि मेघालय की पहला नंबर की राजधानी कहाँ हो जाएगा? मेघालय की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो मेघालय की राजधानी हो जाएगा शिलोंग। क्या हो जाएगा? मेघालय की राजधानी शिलोंग हो जाएगा। इसका निर्माण कब हुआ भाई? तो इसका निर्माण हुआ था 21 जनवरी 1972 को इसका स्थापना हुआ था। और इसका मुख्य भाषा क्या क्या है? मुख्य भाषा इसका क्या क्या है? इसका मुख्य भाषा हो जाएगा गारो, खासी एवं अंग्रेजी। गारो, खासी एवं इंग्लिश हो जाएगा, एवं इंग्लिश यानी अंग्रेजी हो जाएगा। ठीक है, राजकीय पशु इसका क्या क्या है? तो इसका राजकीय पशु का अगर हम लोग जिक्र करें, इसका राजकीय पशु क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मेघमय तेंदुआ। मेघमय तेंदुआ हो जाएगा, मेघमय तेंदुआ हो जाएगा, जिसे अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? क्लाउडेड लेपर्ड बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? क्लाउडेड लेपर्ड बोलते हैं। जबकि पक्षी का अगर हम लोग जिक्र करें कि इसका राजकीय पक्षी क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा पहाड़ी मैना हो जाएगा। और राजकीय फूल की अगर हम लोग बात करें कि इसका राजकीय फूल क्या है? ठीक है, ये हो जाएगा आर्चिड। इसका आर्चिड जो है राजकीय फूल हो जाएगा। विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? विधानसभा में
विधानसभा में इसका सदस्यों की संख्या कितना है, तो 60 गो। जबकि लोकसभा में कै गो है, तो लोकसभा में इसकी संख्या हो जाएगा 1 गो। और जिला यहाँ पर कितना है भाई, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जो हो जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 11। क्या हो जाएगा, 11। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 21 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है लुफ्थहांसा एयरलाइंस विमान किस देश की है, तो लुफ्थहांसा एयरलाइंस विमान जो है जर्मनी की है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसकी स्थापना कब हुआ था भाई, तो ये एयरलाइंस यूरोप की सबसे बड़ी वायु सेवा एयरलाइंस है, ये भी याद रखिएगा। और इसकी स्थापना, इसकी फाउंडेशन जो किया गया था 1953 में हुआ था। और यह कार्य शुरू कब किया गया था, तो ये प्रचालन मतलब चलना स्टार्टिंग किया था 1954 में, यानी कि 1 साल बाद 1954 से। ठीक है, मुख्यालय इसका हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, इस एयरलाइंस का है कोलोन जर्मनी में, कोलोन जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला नंबर सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 के महिला एकल का खिताब कौन जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 के महिला एकल का खिताब जीतने वाले कौन हो जाएंगे। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो भी मेडिसिन कीज। और मेडिसिन कीज कहाँ के रहने वाली है, तो ये यूएसए अमेरिका के रहने वाली, कहाँ की, यह अमेरिका के रहने वाली है। तो ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा।